नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में कुल 15 मिनट में हम 50 इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन में और पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट गेव इंडिया अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो यह किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से दिया गया था। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949? भारतीय संविधान का जो अंगीकरण हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ है। इस दिन कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, जिसमें से एक अनुच्छेद 388 भी था, जिसे अब संविधान से ओमिट कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हु डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल? क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघीय। अर्ध संघीय का मतलब केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद, यानी एक ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। तो भारत को किसने अर्ध संघवाद कहा था? केसी वेयर के द्वारा भारत को अर्ध संघवाद कहा गया था। हालांकि ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं उन्होंने सहकारी संघवाद कहा है, और आइवर जेनिंग्स जो हैं वो कहते हैं कि भारत मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसे समाजवाद से है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाजवाद की प्राप्ति करना है। भारतीय प्रस्तावना समाजवाद की बात करता है, और भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी गरीबों को अमीर बनाकर समाजवाद की प्राप्ति करना चाहता है, अर्थात लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ? यानी दल बदल विरोध कानून के बारे में चर्चा भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यह बात 10th शेड्यूल में किया गया है, जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये 4th अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 4थी अनुसूची में जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यानी इंडियन स्टेट को रीऑर्गेनाइज भाषा के आधार पर कब किया गया था? 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी ऑब्टेन्ड? भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और समाप्त करने के 3 तरीके हैं। तो 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को कब शामिल किया गया था? क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को शामिल नहीं किया गया था, इसे बाद में जोड़ा गया, और बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। पहली बार में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the literal meaning of the certiorari? यानी उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? तो उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, यानी सूचित करना, प्रमाणित करना। सर्सियोरी का मतलब होता है 5 प्रकार के रीट में से एक प्रकार का रीट है। When was the right to information act enacted in India? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को आया था, और इसके लिए आंदोलन राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था, और आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो अरविंद केजरीवाल और उनके गुरु अन्ना हजारे थे। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, तब जाकर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता, यानी रोजगार में आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 335 के अंतर्गत कि सेवा की दक्षता को प्रभावित किए बिना एससी एसटी के आरक्षण की बात की जाएगी। Which of the following states of India has a uniform civil code for its citizen? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है, और अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भी समान नागरिक संहिता को लागू किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य तो नहीं है परंतु संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं डाल सकता है? वह कौन होता है? वह भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? किसके रूप में? तो आप ध्यान रखना, तो लोक लेखा समिति के लिए जो कैग होता है, कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, महालेखाकार एवं नियंत्रक परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के 17वां के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? यानी देखो, अगर संसद के सत्र को समाप्त करना हो, सत्र बुलाना हो, लोकसभा का विघटन करना हो, यह सारा काम प्रेसिडेंट करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श पर करता है। What should be gap between the first no confidence motion and the second no confidence motion? यानी दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच की जो अधिकतम गैप कितना होगा? 6 महीने होगा, क्योंकि एक सत्र के दौरान एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता और दो सत्रों के बीच की अधिकतम जो गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? अध्यादेश की अवधि पूछ रहा तो वो 6 सप्ताह तक होता है, लेकिन अगर अधिकतम पूछ ले तो 6 सप्ताह और 6 महीना होगा, लेकिन ऐसे 6 सप्ताह होगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा कहां किया गया है? आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा किया गया है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ होम, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया की चर्चा किस पद के लिए नहीं किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों को एक ही तरह से हटाते हैं। राष्ट्रपति के लिए तो इंपीचमेंट है ही, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए कोई इंपीचमेंट जैसी प्रक्रिया की चर्चा नहीं किया गया है। साथियों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और दीपावली के अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला अपने सभी कोर्सेज पर आपको 75% तक डिस्काउंट उपलब्ध करवा रहा। तो आप ये सारे बैचेज जो हैं, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ये सभी बैचेज आप 75% डिस्काउंट पर अवेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? वो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जो भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। अंडर विच जुरिस्डिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? ये बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। यानी कि जो संघीय विवाद होता है, जो केंद्र राज्य का विवाद होता है, वो सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कौन सलाह मांग सकता है? अभी हाल ही में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, तो राष्ट्रपति ऑफ इंडिया को अधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज को इंक्रीज कर दिया? पहले हाई कोर्ट के जज 60 वर्ष में रिटायर होते थे, लेकिन 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ा करके 62 साल कर दिया है। Which of the following is exercised by a local government in relation to the state government? यानी जो देखो, पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज जो है वो राज्य सरकार की अधीनस्थ इकाई होती है, तो वही सारा पावर प्राप्त करेगी जो प्रत्यायोजित किया जाता है, यानी कि राज्य के द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रदान किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया? भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली कौन स्थापित करता? पंचायती राज। अंतिम छोर तक, समाज के अंतिम वर्ग तक लोकतंत्र को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो पंचायती राज समाज के अंतिम वर्ग तक लोकतंत्र को पहुंचाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन प्रणाली जो 1992 में आया था। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन प्रणाली से शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, जिसका उद्देश्य है कि शासन की शक्तियों को जनता के अंतिम वर्ग तक पहुंचाना, ताकि एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का निर्माण किया जा सके, एक सहभागी लोकतंत्र का विकास किया जा सके। किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका का चुनाव करवाता है? नगरपालिका का चुनाव आर्टिकल 243 के अंतर्गत करवाता है। 243 के अंतर्गत, यह आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, ग्राम सभा किसको निरूपित करता है, यानी कि टर्म ग्राम सभा किसको डिनोट करता है? तो ग्राम सभा डिनोट करता है पंचायत के निर्वाचक मंडल को, यानी कि गांव के जो पंजीकृत मतदाताओं की सभा होती है उसे ग्राम सभा डिनोट करता है। कितनी अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल संसद के समक्ष अनुमति के लिए, अनुमोदन के लिए रखा जाता है? तो घोषणा के 1 माह के भीतर रखा जाता है, घोषणा के 1 माह के भीतर, क्योंकि विशेष बहुमत से अनुमोदन करता है दोनों सदन। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगाया था 1975 में। 25 जून को देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि एक आलोचना भी किया जाता है उस आपातकाल की। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के किन भागों को संशोधित नहीं किया जा सकता? क्योंकि मूल ढांचा को संशोधित नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये सब के सब जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या कहता है? संवैधानिक संशोधन की बात किया गया है। संशोधन की प्रक्रिया 2 तरीके से आर्टिकल 368 के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची लाया गया था और दल बदल का प्रावधान किया गया है, एंटी डिफेक्शन का प्रावधान किया गया है। एकाधिक मताधिकार क्या होता है? एकाधिक मताधिकार का मतलब होता है कि एक जो पंजीकृत मतदाता होता है वो एक से अधिक वोट डाल सकता, और जो विशेष योग्यता वाला वोटर होता है वो एक से अधिक वोट डाल सकता है। इसी को मल्टीपल सफरेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। हालांकि भारत में एकल मताधिकार प्रणाली है, मतलब जहां पे एक व्यक्ति, एक नागरिक एक ही वोट डाल सकता है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? कम्युनलिज्म के डेवलपमेंट का कारण क्या है? धर्म के कारण जो एक प्रकार का तनाव देखने को मिलता है, इसका कारण है कि जो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका आर्थिक पिछड़ापन और शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ऐसा अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। हमने लोकपाल का प्रावधान कहां से लेके आया? आज भी भारत में केंद्र के स्तर पर लोकपाल का प्रावधान किया गया। यह स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी कि स्वीडन से लेकर आए हैं, जबकि राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा राष्ट्रीय गान के तौर पर जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दौरान राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकार किया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था? तो यह अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था, जिसे अरुण प्रभा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। Who among the following was elected president of India twice? निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो एक से अधिक बार यानी कि 2 बार देश के राष्ट्रपति बने हैं? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। ऐसा वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो एक से अधिक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है। जुड़वा वहन का मतलब होता है एस्टिमेट कमिटी को किसका कहा जाता, लोक लेखा समिति को, क्योंकि ये दोनों संसद के जो समितियां हैं और सरकार के वित्तीय खर्चों को रेगुलेट करने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता। किस विधेयक को नहीं करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में संविधान संशोधन का जो अधिकार है वह केवल और केवल संसद के पास है, राज्यों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। What is the duty of a speaker प्रोटेम। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर एक तात्कालिक अध्यक्ष होता है जिसका काम होता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना और साथ ही साथ जो अध्यक्ष का क्या करवाना, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना, यानी कि पहली बैठक को संबोधित प्रोटेम स्पीकर करेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह सदन का सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है। 3 टियर पंचायती राज क्या है? तो एक तो ग्राम पंचायत है, एक ब्लॉक पंचायत है और एक जिला परिषद है। यही तीन है। जिला पंचायत सबसे ऊपर है और ग्राम पंचायत सबसे नीचे है। किस आर्टिकल के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकता? 323 ए के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि 323 ए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात करता, 323 बी जो है वो अदर ट्रिब्यूनल की बात करता है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो कौन नहीं है? योजना आयोग नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग आर्टिकल 280, संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323, चुनाव आयोग 200 जो आपका क्या है चुनाव आयोग की बात 324 है, लेकिन योजना आयोग 15 मार्च 1950 को कार्यपालिका के आदेश से गठित किया गया था। किस वर्ष नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को गठन किया गया? 1993 में, मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। और 50वां प्रश्न है राइट टू वोट क्या है? देखो राइट टू वोट जो है उसे तो माना जाता है वैसे पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि यह लोकतंत्र के निर्णय की प्रक्रिया में जनता को मौका देता, लेकिन यह एक सिविल राइट भी है, नागरिक अधिकार के तौर पर भी होता है, क्योंकि केवल और केवल नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि ध्यान रखना कि वोट देने का अधिकार कोई क्या नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये हमने 15 मिनट में कुल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और अंत में आप सभी को दीपावली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के इस अवसर पर PWBPSC वाला की तरफ से आपको 75% अभी सभी कोर्सेज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाएं और आप अपने दीपावली को बेहतर तौर पर मनाएं। धन्यवाद साथियों।